हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो बेटा पिछले क्लास में हम लोगों ने पूरा का पूरा आईयूपीएसी नामकरण खत्म कर लिया। सारे के सारे क्रियात्मक समूहों का आईयूपीएसी नामकरण देख लिया था। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, चक्रीय एल्केन, चक्रीय एल्कीन, सबका आईयूपीएसी नामकरण सीख लिया। जटिल प्रतिस्थापी को कैसे नामकरण करते हैं, और अगर अपना एल्कीन या एल्काइन वाला प्रतिस्थापी आ जाए तो कैसे नामकरण करते हैं, ठीक है। और बहु क्रियात्मक समूह आ जाए तो उस केस में कैसे करते हैं। एरोमेटिक का आईयूपीएसी नामकरण कैसे करते हैं, बाइसाइक्लिक का, स्पायरो का कैसे आईयूपीएसी नामकरण करते हैं, वो सब हम लोगों ने सीख लिया। मैंने पिछले क्लास में आपको बोला था बेटा कि मैं आपको सामान्य नामकरण और व्युत्पन्न नामकरण भी पढ़ाऊंगा, ठीक है, क्योंकि उसमें से भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। नीट में तो आते ही आते हैं, ठीक है ना, जेईई में फिर भी नहीं आएंगे, लेकिन नीट में सामान्य नामकरण और व्युत्पन्न नामकरण से सवाल आते हैं। तो आज हम लोग बेटा सामान्य नामकरण चालू करते हैं। एक दो लेक्चर में सामान्य नामकरण के लूँगा और एक लेक्चर में व्युत्पन्न नामकरण पढ़ाऊंगा, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा। अब देखो, कार्बनिक यौगिकों का जो सामान्य नामकरण होता है, कॉमन नेम जिसको बोलते हैं, भाई आईयूपीएसी नेमिंग होती है, एक कॉमन नेमिंग होती है, एक डिराइव नेमिंग होती है। कॉमन नेम मतलब सामान्य नाम, डिराइव नेम मतलब व्युत्पन्न नाम, ठीक है। सामान्य नाम और व्युत्पन्न नाम जो थे वो आईयूपीएसी से पहले से चले हुए आ रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ लिमिटेशन थी बेटा, इसलिए हमने आईयूपीएसी नामकरण का इजाद किया, आईयूपीएसी की जरूरत हमें पड़ी। वो लिमिटेशन क्या थी बेटा कि यहाँ बैठा हुआ आदमी और कहीं दूसरे देश में बैठा हुआ आदमी सेम नामकरण करे किसी यौगिक का, तो उसके लिए हमें एक सिस्टमेटिक नियमों की ज़रूरत थी, जो कि आईयूपीएसी देता है। सामान्य नामकरण क्या है बेटा, चीज़ों को याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। काफ़ी हद तक याद करने वाली चीज़ें हैं, कुछ हद तक नहीं भी है, ठीक है ना। तो मैंने 3 कैटेगरी में सामान्य नामकरण को बांट रखा है। एक तो वो वाले हैं जो क्रियात्मक समूह कार्बन नहीं रखते, एक वो वाले हैं जिसमें कार्बन रखने वाले क्रियात्मक समूह होते हैं, और एक याद करने वाली कैटेगरी है। तो सबसे पहले अपन वो वाली बात करेंगे जिसमें कार्बन रखने वाले क्रियात्मक समूह नहीं होते। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से अपना आईयूपीएसी नामकरण में मिथ, इत, प्रोप, ब्यूट ये चलता था, सामान्य नामकरण में थोड़े बहुत चेंजेस आएंगे, और कैसे कैसे कहाँ पे क्या क्या इस्तेमाल करना है वो मैं आपको सिखा दूंगा। आप उसको सीख जाओगे, प्रैक्टिस करेंगे और अपने को आ जाएगा। तो अपन सबसे पहले आज हेडिंग लगाते हैं बेटा, कार्बनिक यौगिकों का सामान्य नामकरण, ठीक है। कार्बनिक यौगिकों का सामान्य नामकरण, सामान्य नामकरण को क्या बोलेंगे इंग्लिश में, कॉमन नेम। किसकी बात कर रहे हैं बेटा हम लोग, कॉमन नेम की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। कार्बनिक यौगिकों के कॉमन नेम की बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो बेटा कॉमन नेम जानने के लिए आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैं बताता जा रहा हूँ। अगर एक कार्बन का अपने पास मुख्य कार्बन श्रृंखला आ रही है उसमें, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एक कार्बन वाले के लिए फॉर्म यूज़ करते हैं। जैसे वहाँ पर मिथ यूज़ करते थे, यहाँ पे फॉर्म यूज़ करते हैं। अगर 2 कार्बन वाली आ रही है तो यहाँ पे एसिड यूज़ करेंगे। 3 कार्बन की आ रही है तो यहाँ पे प्रोपनी यूज़ करेंगे, प्रोपियोन यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, प्रोपियोन। 4 कार्बन के लिए हम लोग यूज़ करेंगे ब्यूटाइर। 5 कार्बन के लिए हम यूज़ करेंगे वेलर। 5 कार्बन से ज़्यादा हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी बेटा हमारे कोर्स के अंदर, तो हमने फॉर्म, एसिड, प्रोपियोन, ब्यूटाइर, वेलर तक सीख लिया। अगर मान लो इन केस 3 कार्बन के साथ एक डबल बॉन्ड आ रहा है, द्विबंध आ रहा है, 3 कार्बन आ रहे हैं और द्विबंध आ रहा है, तो उस केस में उसको बोलते हैं बेटा अक्राइल। क्या बोलते हैं, अक्राइल। अगर 4 कार्बन प्लस द्विबंध आ रहा है तो उसको बोलते हैं बेटा क्रोटोन। क्या बोलते हैं, क्रोटोन। 3 कार्बन के साथ द्विबंध आ रहा है तो अक्राइल, 4 कार्बन के साथ द्विबंध आ रहा है तो क्रोटोन। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, सब मैं बता दूंगा आपको क्या चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो इतनी बात तो बेटा ये वाली जो मैंने बात करी है, ये कौन से क्रियात्मक समूह के लिए बात करी है। जब कार्बन रखने वाले क्रियात्मक समूह आएंगे तो हमें इन शब्दों का प्रयोग करना है। जब नहीं आएंगे तो मैं अभी आपको बता दूंगा कौन से शब्दों का प्रयोग करना है। जब कार्बन रखने वाले क्रियात्मक समूह आएंगे और उनका कार्बन शामिल हो जाएगा हमारी कार्बन की श्रृंखला में, तब हम लोगों को ये फॉर्म, एसिड, प्रोपियोन, ब्यूटाइर, वेलर का इस्तेमाल करना है। कब करना है, कार्बन रखने वाले क्रियात्मक समूह के लिए ये बातें करनी है हमें। कार्बन रखने वाले क्रियात्मक समूह के लिए हमें ये इस्तेमाल करना है। अब देखो और चीज़ें क्या याद रखने वाली है बेटा, मैंने आपको पिछली क्लास में या आईयूपीएसी की क्लासों में भी मैंने आपको बताया था कि अगर इस तरह का सिस्टम आ जाए अपने पास, CH2 डबल बॉन्ड CH, तो इसको क्या बोलते थे बेटा, विनाइल बोलते थे। याद आ रहा है आपको,
इसको क्या बोलते थे, विनाइल बोलते थे। इसी प्रकार से बेटा अगर मैंने CH2 डबल बॉन्ड CH यहाँ से CH2 और यहाँ से संयोजकता को मुक्त कर दिया तो इसको क्या बोलते थे बेटा, अलाइल बोलते थे। ठीक है, अब सामान्य नाम में भयंकर तरीके से यूज होंगे। मान लो मैंने यहाँ पे कोई भी क्रियात्मक समूह G लगा दिया, जैसे क्लोरीन लगा दिया तो इसका नाम क्या हो जाएगा, विनाइल क्लोराइड। OH लगा दिया तो क्या नाम हो जाएगा, विनाइल अल्कोहल। NH2 लगा दिया तो विनाइल अमीन। बात समझ में आ रही है? तो ये पूरा का पूरा समूह क्या कहलाता है, विनाइल कहलाता है। ये पूरा समूह क्या कहलाता है, अलाइल कहलाता है। इस जगह पर अगर मैं X लगा दूंगा तो विनाइल हैलाइड हो जाएगा, विनाइल क्लोराइड हो जाएगा। OH लगा दूंगा तो विनाइल अल्कोहल हो जाएगा, उस प्रकार से, सॉरी अलाइल अल्कोहल हो जाएगा और अलाइल हैलाइड हो जाएगा। इस प्रकार से बेटा जैसे Sc ट्रिपल बॉन्ड C, इसको क्या बोलते हैं, एसिटाइलिन। ठीक है, एसिटाइलिन हैलाइड हो जाएगा, एसिटाइलिन अल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, और देखो मान लो ये वाला सीन आ जाए आपके पास, इस तरह का कुछ सीन आ जाए तो उसको बोलते हैं प्रोपार्जिल। क्या बोलते हैं, प्रोपार्जिल। इसको प्रोपार्जिल बोलते हैं। अब इसको तो बेटा अलाइल बोला आपने, ठीक है। अगर मान लो आपके पास इस तरह की सिचुएशन आ जाए, यहाँ से एक संयोजकता मुक्त हो रही हो, द्विबंध कॉर्नर में ना आके यहाँ पर आ रहा हो, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, इसको बोलेंगे आप 3 कार्बन का है तो सिंपली प्रोपिनाइल ही बोल दोगे। क्या बोल दोगे, प्रोपिनाइल ही बोल दोगे। इसी प्रकार से बेटा यहाँ त्रिबंध की जगह यहाँ पर त्रिबंध आ जाए आपका, तो आप इसको क्या बोलोगे, प्रोपाइनाइल ही बोल दोगे। क्या बोलोगे, प्रोपाइनाइल ही बोल दोगे। ठीक है, इसी प्रकार से मैंने आपको और सिखाया था कि अगर फेनिल से संयोजकता सीधे मुक्त है, यहाँ पर ये बेंजीन है, बेंजीन से मैंने संयोजकता को मुक्त कर दिया तो ये क्या हो गया बेटा, फेनिल की तरह व्यवहार करेगा। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, अराइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एरिल बोलते हैं, या अराइल बोल लो, एरिल बोल लो, एक ही बात है। यहाँ पे X लगा दिया तो एरिल हैलाइड हो जाएगा, OH लगा दिया तो एरिल अल्कोहल हो जाएगा, NH2 लगा दिया तो एरिल अमीन हो जाएगा। इस प्रकार से इसको एरिल बोला जाता है। फिर मैंने आपको बताया था बेटा कि बेंजीन से अल्फा कार्बन स्थिति पर अगर संयोजकता को एक मुक्त करता हूँ, यानी कि एक हाइड्रोजन हटा के संयोजकता लगाता हूँ, यहाँ पे X लगा सकता हूँ, OH लगा सकता हूँ, कोई भी क्रियात्मक समूह लगा सकता हूँ अल्फा स्थिति पर। अल्फा स्थिति पर एक हाइड्रोजन को हटाया तो इसको क्या बोलते थे, बेंजाइल। याद आ रहा होगा आपको, इसको क्या बोलते हैं, बेंजाइल बोलते हैं। बेंजाइल हैलाइड, बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अमीन, इस तरीके से। अगर मान लो मैंने यहाँ से 2 संयोजकताएं मुक्त कर दी, 2 हाइड्रोजन हटा दिए तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, बेंजल। क्या बोलेंगे, बेंजल। अगर मान लो मैंने यहाँ से 3 संयोजकताओं को मुक्त कर दिया, तीनों हाइड्रोजन हटा दिए तो इसको क्या बोलते थे बेटा, बेंजो। और ये सब सामान्य नामकरण में भयंकर रूप से इस्तेमाल होने वाले हैं आपके। ठीक है, अराइल हो गया, बेंजाइल हो गया, बेंजल हो गया, बेंजो हो गया। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अराइल और बेंजाइल में आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो। बेंजीन से सीधे संयोजकता मुक्त है तो एरिल बोलेंगे, और बेंजीन के अल्फा कार्बन से एक संयोजकता मुक्त है तो उसको बेंजिल बोलेंगे, और इसको एरिल बोलेंगे। ठीक है, अगर मान लो यहाँ से 2 संयोजकता मुक्त है तो बेंजल, 3 संयोजकता मुक्त है तो बेंजो। बात समझ में आ रही है आपको? सिंपल है कि नहीं है? सिंपल सी बातें हैं, कोई हार्ड वाली बात नहीं है, सिंपल सिंपल सी चीज़ें। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मान लो कुछ इस तरह से मुक्त हो रहा हो, और बता देता हूँ थोड़े से। यहाँ से मैंने संयोजकता को मुक्त कर दिया, ठीक है, तो इसका नाम कुछ नहीं है बेटा, इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपिनाइल। क्या नाम हो जाएगा, आइसोप्रोपिनाइल। यहाँ से संयोजकता को मुक्त किया, वही मछली जैसी फिन आएगी अगर इसको तरीके से लिखूँ तो। यहाँ पे X लगा दो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपिनाइल हैलाइड। अगर यहाँ पे OH लगा दूँ तो आइसोप्रोपिनाइल अल्कोहल। इस तरीके से नाम इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं बहुत सारे एग्जाम्पल कराऊंगा, ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे समझ में आने लग जाएगा कि ये क्या लिखा हुआ है। बात समझ में आ रही है? यहाँ तक आप नोट डाउन करो पहले, फिर आगे बात करते हैं बेटा। हाँ, तो ये लिख लिया होगा बेटा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। अब नेक्स्ट बात करते हैं। देखो थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा इसमें आपको बार बार चीज़ों को रिवाइज करने की आवश्यकता पड़ेगी सामान्य नाम में, है ना। इतना इजीली आपको ये नहीं आएगा। कोई भी चीज़ अपन नहीं पढ़ते हैं बेटा, तो अपने को उसमें 1-2 बार तो पढ़ना ही पड़ता है, तभी जाके हमें चीज़ें समझ में आती है। ठीक है, जब आपने नर्सरी क्लास में A4 एप्पल पढ़ा था तो कितनी बार मैडम ने A4 एप्पल लिखाया था, आपको याद है ना। एक ही बार, एक ही पेज पे 10-10 बार लिखवाती थी। तो उसी प्रकार से ये चीज़ें आपके लिए नई है, विनाइल अलाइल, लेकिन आप बार बार इसको यूज़ करोगे, बार बार आप नोट्स को रिवाइज करोगे तो ये चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। और अपन इसमें एग्जाम्पल्स बना लेंगे, काफ़ी सारे एग्जाम्पल कर लेंगे तो वैसे ही ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। ठीक है, एकदम से ऐसा नहीं है, कोई चमत्कार नहीं होगा कि आपको याद हो जाए। ठीक है ना, प्रैक्टिस से याद होगा। फिर इसके बाद देखो, फिर इसके बाद जो सामान्य IUPAC सामान्य नामकरण में जो इस्तेमाल होता है बेटा, वो क्या होता है, एल्काइल मूलक। एल्किल मूलक भी बोल सकते हो आप, ठीक है ना, एल्किल मूलक। अब एल्किल मूलक क्या होता है, मैंने आपको सबसे पहला
जब लेक्चर लिया था हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न बना के बताया था, तो वही वापस बना के दिखा रहा हूँ। जैसे ये क्या था बेटा, अपना हाइड्रोकार्बन, इस R में क्या थे, सारे के सारे कार्बन थे या फिर हाइड्रोजन थे, इसके अलावा कुछ भी नहीं था, और ये हाइड्रोजन लगा हुआ है, यानी कि ये पूरा का पूरा यौगिक कैसा है, हाइड्रोकार्बन है। इसमें से मैं H को निकाल देता था और किसी क्रियात्मक समूह G को जोड़ देता था, तो यहाँ पर क्या आ जाता था बेटा, RG। अब ये जो R आया ना, जितने भी अभी आइटम लिखे हुए थे, जितने भी विनाइल, अलाइल, बेंजाइल, बेंजल, बेंजो, जितने भी मैंने आइटम लिखे हुए थे वो सब क्या है, R, क्योंकि उनमें सब में सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन आ रहे थे बेटा, उसके अलावा कुछ नहीं आ रहे थे। और मैंने जो इस तरफ पहले आइटम लिखा हुआ था जिसमें बात करी थी फॉर्म, एसेट, वो सब बातें करी थी, 4 कार्बन प्लस 2 बंधक, वही सिर्फ कार्बन रखने वाले क्रियात्मक समूह के लिए वैलिड है। बाकी जितनी भी चीज़ें लिखी थी विनाइल, अलाइल, वो सब बिना कार्बन रखने वाले क्रियात्मक समूह के लिए भी वैलिड है। बात समझ में आई? तो यहाँ पे ये जितने भी आइटम लिखे थे, बेंजाइल, बेंजल, बेंजो, एसिटिलीन, वो सब R है, और G आपका क्या है, क्रियात्मक समूह है। तो ये R क्या है बेटा, मैंने वहाँ पे भी बताया था, R होता है अपना एल्किल और G होता है हमारा क्रियात्मक समूह, आपको याद भी आ रहा होगा। और क्रियात्मक समूह हमारा किस लिए जिम्मेवार होता है, रासायनिक गुणधर्म के लिए। एल्किल समूह किस लिए होता है, भौतिकी गुणधर्म के लिए। तो ये एल्किल जो है, इसी को एल्किल मूलक बोलते हैं बेटा, यानी कि इस R को बताना है मुझे, आपको मैं R बताते जाऊंगा आपको, उस पर आप क्रियात्मक समूह लगाते जाओगे तो नए नए यौगिक बनते चले जाएंगे। अब ये R कैसे कैसे बनता है वो मैं आपको सिखाऊंगा, 5 कार्बन तक मैं आपको सिखाऊंगा कि ये R कैसे कैसे बन सकता है, वो हमें सीखना पड़ेगा। और वही चीज़ समाव्यवस्था के अंदर भी भयंकर रूप से काम आने वाली है। एक R तो मैंने आपको बता ही दिया, विनाइल, अलाइल, वो सब तो मैंने आपको बता ही दिया, उसके अलावा कैसे R बनते हैं वो भी बता देता हूँ। जैसे सबसे पहले मैं बात करता हूँ मीथेन की, ये हमारा CH4 है, इसका नाम क्या है, मेथेन। इसमें से अगर मैं हाइड्रोजन को निकालूंगा तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, CH3, इसको क्या बोलूँगा, मेथिल। तो आप सामान्य नामकरण में सीधे सीधे इसको मेथिल की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। अगर यहाँ पे आपने X लगाया तो मेथिल हैलाइड हो जाएगा, OH लगाया तो मेथिल अल्कोहल हो जाएगा, NH2 लगाया तो मेथिल अमीन हो जाएगा। तो अगर एक कार्बन का है तो उसको सिर्फ एक ही तरीके से हम संयोजकताओं को मुक्त कर सकते हैं, वो क्या है, मेथिल। आपको क्या करना है, आपको भिन्न भिन्न हाइड्रोजन ढूंढने हैं, वहां से आपको संयोजकता को मुक्त करना है। आप उतनी तरीके से इस एल्किल मूलक को बना सकते हो। जैसे मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं एथेन का, यहाँ पे मैंने एथेन का एग्जांपल लिया बेटा। अगर मैं एथेन की बात करूं, मैं यहाँ से हाइड्रोजन को निकालना चाह रहा हूँ। अब चाहे इस हाइड्रोजन को निकालूं चाहे इस हाइड्रोजन को निकालूं, दोनों के दोनों कैसे सेम ही है। तो यहाँ से मैं क्या निकालूंगा बेटा, कहीं से भी निकाल लो यार, ये निकाल लिया तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिल। और एथिल हमारे सामान्य कार्बनिक मतलब कार्बनिक यौगिकों का सामान्य नामकरण करने के लिए हम सीधे सीधे एथिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी क्रियात्मक समूह हम लगाएंगे उसका नाम लिख देंगे पीछे, ठीक है। तो इसको मेथिल बोलते हैं, इसको एथिल बोलते हैं। तो ये मैंने एथेन तक बताया। तीसरा मैं बता रहा हूँ आपको प्रोपेन के लिए। जैसे 3 कार्बन होंगे बेटा, C3H8 CnH2n+2 होता है। इसमें से मैं हाइड्रोजन निकालूंगा तो क्या बनेगा बेटा, C3H7, ठीक है। अब प्रोपेन को लिख रहा हूँ मैं, प्रोपेन कैसा होता है बेटा, CH3 CH2 CH3, इस तरीके से प्रोपेन लिखा जाता है। अब इस प्रोपेन को देखो आप, इसमें कितने तरह के भिन्न हाइड्रोजन है। अगर आप इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन को गौर करके देखोगे तो सेम है। भले ही आपको विश्वास नहीं हो रहा हो कि सेम है कि नहीं है, तो आप क्या करो, यहाँ पे क्लोरीन लगाओ, यहाँ पे क्लोरीन लगाओ और IUPAC नामकरण लिखने की कोशिश करो। अगर आप दोनों में IUPAC नामकरण लिखोगे तो सेम है। अगर आपका IUPAC नामकरण बदला, IUPAC की बात करूं, अगर आपका IUPAC नामकरण बदला हाइड्रोजन को क्लोरीन से रिप्लेस करने पर, तो ही वो भिन्न हाइड्रोजन है। लेकिन आप अगर बीच वाले हाइड्रोजन को क्लोरीन से अलग करोगे, मतलब हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लगाओगे, तो देखना आप यहाँ वाला और यहाँ वाले में अंतर आ जाएगा IUPAC नामकरण में। यानी कि ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन भिन्न है, और ये दोनों कैसे हैं, सेम। तो मैं चाहे तो यहाँ से मुक्त कर दूँ, चाहे तो यहाँ से मुक्त कर दूँ। मतलब मैं प्रोपेन को कितनी तरीके से संयोजकता को मुक्त कर सकता हूँ। ये वही वाला केस है बेटा जो जटिल प्रतिस्थापी में मैंने आपको बताया था कि यहाँ से भी मुक्त कर सकते हैं और यहाँ से भी मुक्त कर सकते हैं। तो मैं 2 तरीके से मुक्त कर सकता हूँ बेटा, और दोनों तरीके से मुक्त करके लिख के बता रहा हूँ आपको। एक तरीका क्या है, CH3 CH2 CH2 और संयोजकता यहाँ से मुक्त कर दी हाइड्रोजन की। अब मैं यहाँ पे कोई भी क्रियात्मक समूह लगा सकता हूँ और इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, इसको लिखूंगा N प्रोपिल। N का मतलब क्या, नॉर्मल, N प्रोपिल। जब भी कोई सीधा, बिल्कुल सीधी आ रही है, इसलिए इसको N प्रोपिल बोला गया। अगर मान लो मैं इसको कहाँ से मुक्त करता, बीच से मुक्त करता बेटा, और बीच से मुक्त करके कुछ ऐसा लिखता, तो आपको याद आ गया होगा, इसमें मछली जैसी फिन आ रही है बेटा,
ये मछली जैसी आ रही है, कैसा समूह होता था, आइसो। इस समूह को क्या बोलते थे, जो 3 कार्बन का पीछे सेट आता है तो इसको क्या बोलते थे, आइसो। और ये कितने कार्बन का आइसो है बेटा, 3 कार्बन का, इसलिए इसको क्या बोलूंगा, आइसोप्रोपिल। अब आपको समझ में आ गया होगा कि एन क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे ये वाला आइसोप्रोपिल, अगर मैं सीधे प्रोपिल लिखता तो कंफ्यूजन होता कि इसको प्रोपिल बोले या इसको प्रोपिल बोले, तो इसका नाम क्या रखा बेटा, ये नॉर्मल तरीके का प्रोपिल है, इसलिए इसको नॉर्मल प्रोपिल बोला। ये आइसो वाला है इसलिए इसको आइसोप्रोपिल बोला। तो 3 कार्बन वाले को कितनी तरीके से हम लोग लिख सकते हैं बेटा, 2 तरीके से हम इसको संयोजकता को मुक्त कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 2 भिन्न हाइड्रोजन है हमारे लिए। इसी प्रकार से मैं 4 कार्बन वाले का भी बताता हूँ और 5 कार्बन वाले का भी बताता हूँ। तो अगर मैं 4 कार्बन वाले की बात करूँ तो यहाँ पे बात कर लेते हैं बेटा, C4H10। इसमें से अगर मैं हाइड्रोजन निकालूंगा तो ये क्या बनेगा बेटा, C4H9। और C4H10 क्या होता है, आपका ब्यूटेन होता है। आप ब्यूटेन को कैसे कैसे लिख सकते हो, मुद्दा क्या है, ब्यूटेन को कैसे कैसे लिख सकते हैं, उससे पता चलेगा कि यार हम संयोजकताओं को कैसे मुक्त कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका ब्यूटेन को लिखने का क्या है, CH3 CH2 CH2 CH3। एक तरीका तो ब्यूटेन को लिखने का ये, 4 कार्बन को अरेंज करने का तरीका एक तो ये है। और दूसरा तरीका क्या है बेटा मेरे लिए, दूसरा तरीका है मेरे लिए यहाँ पर CH3 CH CH3 CH3। आप दोनों में जज करके देख लो, दोनों का सूत्र कितना आएगा, C4H10 आएगा। ये भी ब्यूटेन है और ये भी एक ब्यूटेन का ही रूप है, ठीक है। इसको क्या बोलूँगा बेटा, नॉर्मल ब्यूटेन बोलूँगा। और इसमें बेटा मछली की जैसे फिन आ रही है, पीछे दिख रहा होगा आपको, तो इसको क्या बोलूँगा बेटा, आइसोब्यूटेन बोलूँगा। यानी कि पहले प्रोपेन को मैं एक ही तरीके से लिख पा रहा था, लेकिन ब्यूटेन को अब मैं 2 तरीके से लिख पा रहा हूं। अब मेरे को इन दोनों के अंदर देखना पड़ेगा कि संयोजकताओं को कैसे कैसे मुक्त कर सकता हूं और कितनी तरीके से मैं एल्किल मूलक बना सकता हूं। तो अगर मैं यहां पर देखूंगा तो ये दोनों कार्बन के हाइड्रोजन कैसे हैं, सेम है। इन दोनों कार्बन के हाइड्रोजन कैसे हैं, सेम है। अगर आपको विश्वास नहीं होता हो तो हाइड्रोजन हटाओ, क्लोरीन लगाओ, IUPAC नामकरण लिखो, पता चल जाएगा आपको। तो यानी कि इन दोनों को हटा दूं तो मेरे पास काम चल जाएगा, क्योंकि ये दोनों तो सेम है और ये दोनों सेम है, तो इन दोनों को हटाने पे काम चल जाएगा। तो इन दोनों को हटाने पे काम कैसे चलेगा बेटा, दोनों के दोनों का लिख देता हूं मैं। यहाँ पे लिखा मैंने CH3 CH2 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 और ये संयोजकता मुक्त कर दी। और दूसरे वाला केस में लिखा मैंने CH3 CH2 CH, यहाँ से संयोजकता मुक्त और यहाँ पर CH3। इस प्रकार से ये दोनों को मैं मुक्त कर सकता हूं, एक बार यहां से और एक बार यहां से। इसको देख के तो आपको पता चल रहा होगा इसका नाम क्या है बेटा, नॉर्मल ब्यूटिल। इसका नाम तो नॉर्मल ब्यूटिल है, क्योंकि ये द्वितीय कार्बन से यहां पे मैंने संयोजकता मुक्त की है, तो इसको क्या बोलूंगा बेटा, सेकेंडरी ब्यूटिल। क्या नाम हो जाएगा इसका, सेकेंडरी ब्यूटिल, यानी कि द्वितीयक ब्यूटिल नाम हो जाएगा इसका, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आपसे, तो ये देखो, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन के जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तीनों के तीनों हाइड्रोजन कैसे हैं, समान है, जबकि बीच वाला हाइड्रोजन अलग है। आपको विश्वास नहीं हो तो आप क्या करोगे बेटा, आप चेक कर लो यार, इसको क्लोरीन लगा के देख लो हाइड्रोजन की जगह, ठीक है। तो यहाँ से और यहाँ से मैं क्या करूँगा, संयोजकता को मुक्त कर दूंगा। तो 2 तरीके से यहाँ से भी बन सकता है। वो 2 तरीके क्या क्या है बेटा, CH3 CH CH3 CH2 और यहाँ से संयोजकता मुक्त कर दी। और दूसरा क्या है बेटा, CH3 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 और यहाँ से संयोजकता मुक्त कर दी। बात समझ में आ रही है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे मछली जैसी फिन आ रही है बेटा, वही आइसो वाला समूह लगा हुआ है। और आइसो कितने कार्बन का, आपकी बार 4 कार्बन का, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, आइसोब्यूटिल। और यहाँ पे इस हाइड्रोजन को मुक्त किया है, तो ये कैसा आ रहा है बेटा, तृतीयक कार्बन से अपन ने इसको निकाला है। इसका मतलब इसका नाम क्या है, टर्शरी ब्यूटिल, यानी कि तृतीयक ब्यूटिल। चारों के चारों ही ब्यूटिल है, लेकिन चारों में एक विशेष टाइप के वर्ड्स आ रहे हैं, शब्द लिखाई में आ रहे हैं। वो क्या है, नॉर्मल, सेकेंडरी, आइसो और टर्शरी। आपको बस यही पहचानना है कि कौन सा नॉर्मल है, कौन सा सेकेंडरी, कौन सा आइसो है, कौन सा टर्शरी। और कैसे पहचानोगे, अगर दूसरे सीधी लिखी हुई में दूसरे कार्बन से अगर फ्री है तो वो सेकेंडरी है, अगर पीछे 3 कार्बन का सेट आ रहा है तो आइसो है, और अगर तृतीयक कार्बन से है तो टर्शरी। बहुत सिंपल है, तृतीयक कार्बन से फ्री हो रही है इसलिए टर्शरी ब्यूटिल है बेटा। ब्यूटेन को 2 प्रकार से लिख सकते थे, मैंने कैसे किया, ब्यूटेन को 2 प्रकार से लिख सकते थे। दोनों में मैंने क्या देखा, हाइड्रोजन को निकाल के देखा, भिन्न हाइड्रोजनों को निकाल के देखा, वहां से संयोजकता को मुक्त करा, 4 तरीके से मुक्त हो सकती थी और चारों का नाम लिख दिया। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको याद रखना पड़ेगा नॉर्मल, सेकेंडरी, आइसो और टर्शरी क्या होता है, और वो कैसे याद होगा, प्रैक्टिस से। मैं क्लोरीन में भी ये प्रैक्टिस करा दूंगा, मैं अल्कोहल में भी ये प्रैक्टिस करा दूंगा, मैं अमीन में भी ये प्रैक्टिस करा दूंगा। 4 बार 5 बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली अपने को ये याद हो जाएंगी। बात समझ में आती है आपको, यहाँ तक नोट डाउन करो, फिर 5 कार्बन के लिए बताता हूँ।
अब देखो 4 कार्बन तक बेटा हम लोगों ने सीख लिया कि 4 कार्बन के लिए क्या क्या इस्तेमाल होता है। अब 5 कार्बन की बात करेंगे। अब ऑब्वियस सी बात है बेटा, 1 कार्बन में 1 बना था, 2 कार्बन में 1 बना था, 3 कार्बन में 2 मूलक बने, 4 कार्बन में 4 बने, तो 5 में ज़्यादा ही बनेंगे। तो 5 में कितने बनेंगे बेटा? 5 में बनेंगे 8, इसलिए मैंने बोर्ड मिटा दिया ताकि जगह बन जाए अपने पास। 5वें की बात करते हैं बेटा। 5वां क्या होगा? C5H12, और इसमें से अगर मैं हाइड्रोजन को निकालूंगा तो क्या बनेगा? C5H11। और इसको कितने तरीके से लिख सकते हैं बेटा? 8 तरीके से लिख सकते हैं इसको, 8 तरीके से लिख सकते हैं। अब 8 तरीके से कैसे लिखेंगे बेटा? सबसे पहले तो C5H12 को मैं कैसे कैसे लिख सकता हूँ बताता हूँ आपको। CH3 CH2 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 और CH3, ये क्या है? आपका नॉर्मल पेंटेन। 10वीं कक्षा में बेटा आप लोग पढ़ के आए हो कि C5H12 को 3 तरीके से लिख सकते हैं, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। ये 10वीं कक्षा में पढ़े हो आप। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि उसके 8 रूप और कैसे बन सकते हैं, उसमें अलग तरीके से संयोजकताओं को कैसे निकाल सकते हैं, वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताने जाऊँगा। दूसरा तरीका देखो क्या है लिखने का, CH3 CH2 CH CH3 CH3। आप इसको चेक करोगे तो इसका भी देखोगे ना तो C5H12 ही आएगा। 1 2 3 4 5 तो कार्बन है, 3 6 9 10 11 12 इसमें हाइड्रोजन है। ठीक है, अब इसमें मछली जैसी फिन आ रही है, पीछे 3 कार्बन का सेट आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है बेटा? आइसो। आइसो को पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है? जिसके पीछे ये वाला टुकड़ा लग जाए ना, पीछे 3 कार्बन का, वो सब आइसो हो जाते हैं बेटा। ठीक है ना, भले वो कैसे भी हो, वो होंगे आइसो ही। ठीक है ना, तो ये आइसो क्या हो गया बेटा? आइसो पेंटेन हो गया आपका। ठीक है, और तीसरा तरीका क्या है बेटा? नियोपेंटेन। वो नियोपेंटेन अभी मैं आपको साइड में लिख दूंगा। पहले अपन नॉर्मल और आइसोपेंटेन की बात करते हैं। इसमें मैं कैसे भिन्न भिन्न हाइड्रोजन फाइंड करूंगा और कैसे उनकी संयोजकताओं को मुक्त करूंगा और उनका नाम क्या होगा। और घबराना बिल्कुल भी नहीं है, अगर यहाँ पे वो नाम याद नहीं हुए तो क्या होगा बेटा? समावयवता वाले चैप्टर में वापस से पढ़ेंगे, वहाँ पे दोबारा से रिवाइज हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल पेंटेन की बात करूँ तो इसमें देख के बताओ आप कि कितने तरीके से मैं हाइड्रोजन को मुक्त कर सकता हूँ। अब तो आपको समझ में भी आ गया होगा ये बात कि भैया जो भिन्न हाइड्रोजन है उसी को मुक्त करने वाला है। ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, ये अलग है। यानी कि इसमें 3 तरीके से मैं हाइड्रोजनों को निकाल सकता हूँ। अगर विश्वास नहीं हो तो हाइड्रोजन हटाओ, क्लोरीन लगाओ, आयुपेसी नामकरण लिखो, आपको पता चल जाएगा। ये 3 ही तरीके आएंगे। अब 3 तरीके है बेटा, तो 3 तरीके को लिख दूंगा मैं यहाँ पर सजा सूझू के। ठीक है, तो सबसे पहला मैं क्या लिखने वाला हूँ बेटा? CH3 CH2 CH2 CH2, और यहाँ से मैंने संयोजकता को मुक्त कर दिया। दूसरा वाला देखो बेटा कहाँ से मुक्त कर रहा हूँ? CH3 CH2 CH2 CH, यहाँ से संयोजकता को मुक्त किया है। और तीसरे वाले में कहाँ से मुक्त करूँगा? CH3 CH2 CH, यहाँ से संयोजकता को मुक्त कर रहा हूँ। ये 3 तरीके हैं बेटा अपने पास इसमें संयोजकता को मुक्त करने के। अभी नाम बताऊंगा आपको मैं, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। पहले इसके नीचे वाले की बात कर लेते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं इसमें कितने भिन्न हाइड्रोजन है, तो आप बोलोगे सर ये दोनों तो सेम है। आप यहाँ क्लोरीन जोड़ के देख लो, यहाँ क्लोरीन जोड़ के देख लो, सेम आ रहे हैं। फिर आप बोलोगे सर ये भी सेम है, तीनों 1 डिग्री। अरे मैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री की बात ही नहीं कर रहा। मैंने आपको कभी बोला कि अभी तक जितना एग्जाम्पल करा है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री की बात ही नहीं करी। अरे ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि ये वाला हाइड्रोजन सेम है। आप यहाँ पे क्लोरीन लगाओ, जब इसका आईयूपीएसी नामकरण करोगे तो क्या होगा? 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन आएगा। यहाँ पे लगाओ क्लोरीन, क्या होगा? 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन आएगा। नाम चेंज हुआ कि नहीं हुआ? यानी कि ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन अलग अलग है। तो कितने तरीके के हाइड्रोजन है? 1 2 3 4। ये तीनों तो आप डिफरेंशिएट कर पा रहे हो, ये तीनों भिन्न है, ये तो पता चल जाता है बच्चे को। लेकिन इसमें कंफ्यूजन रहता है कि ये और ये सेम है। तो 4 तरीके के हाइड्रोजन है बेटा इसमें भिन्न, और 4 तरीके के तो अपन 4 तरीके से संयोजकता मुक्त कर सकते हैं। तो 4 तरीका कौन कौन से हैं? वो 4 तरीके यहाँ पे ड्रॉ करूँगा मैं आपके लिए। ठीक है, और फिर उसका नाम लिखेंगे। सबसे पहला तो कौन सा है बेटा? CH2 CH2 CH CH3 CH3। पहले कार्बन से मुक्त कर दिया। फिर कौन सा है? दूसरे कार्बन से मुक्त कर दिया। सिंपल है एकदम। ठीक है, और ये सब अपन क्यों पढ़ रहे हैं? अभी इनके एग्जांपल्स करेंगे, अभी पता चल जाएगा ये सब अपन क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, तीसरा क्या है? CH3 CH2 C, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3। तीसरा तरीका है। चौथा तरीका क्या है? CH3 CH2 CH CH3। ये दिखता है यहाँ तक? ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ये 4 तरीके से अपन संयोजकता मुक्त कर सकते हैं। अभी कितना है? 1 2 3 4 5 6 7।
अभी तक अपने पास केवल 7 आए और आने कितने चाहिए 8, 8 वही बताएंगे। अभी तो एक तीसरा आइटम तो लिखा ही नहीं, ठीक है। तो तीसरा आइटम भी मैं लिख देता हूँ बेटा, पहले इधर ध्यान दो आप। पेंटेन को एक तरीके से और लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। इसका नाम क्या होता है बेटा, नियोपेंटेन। इसको बोलते हैं नियोपेंटेन। एक ही कार्बन से चारों मिथाइल समूह जुड़े हुए हैं। अब आप देखो यहाँ पे अगर मैं इसमें संयोजकता को मुक्त करूँ तो मेरे को क्या देखना है, कितने तरह के भिन्न हाइड्रोजन है। यहाँ जोड़ लो, यहाँ जोड़ लो, यहाँ जोड़ लो, यहाँ जोड़ लो, सारे के सारे में कहीं पे भी आप हाइड्रोजन हटा के क्रियात्मक समूह जोड़ लो, सेम ही IUPAC नाम आएगा। इसका मतलब इसको एक ही तरीके से लिख सकता हूँ, हाइड्रोजन हटा के बेटा, और वो क्या लिखूँगा मैं, CH3C CH3 CH3 CH2 और यहाँ से मुक्त कर दूंगा। सबसे पहले इसी का नाम लिख देते हैं, नियोपेंटेन से आया है इसलिए इसका नाम क्या होगा बेटा, नियोपेंटाइल। इस पूरे समूह को क्या बोलूँगा, नियो, और कितने कार्बन का, 5 कार्बन का, तो नियोपेंटाइल हो जाएगा। अब आओ इनके नाम लिखते हैं बेटा। अब यहाँ पे पूरी की पूरी सीधी है और लास्ट वाले कार्बन से फ्री हो रहा है, यानी कि इसका नाम क्या होगा, नॉर्मल पेंटेन, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, नॉर्मल पेंटेन। अब ये भी द्वितीयक कार्बन से मुक्त है और ये भी द्वितीयक कार्बन से मुक्त है। ये भी 2 डिग्री वाले से, ये भी 2 डिग्री वाले से, दोनों का नाम सेम तो हो नहीं सकता, दोनों का नाम अलग अलग होगा, ठीक है। तो इन दोनों को अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। फिर इसकी बात करते हैं बेटा। याद है इसमें 3 कार्बन आ रहे हैं, पीछे 3 कार्बन का गुच्छा आ रहा है, 5 कार्बन का है, तो ये क्या होगा, आइसो। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, आइसोपेंटेन। अब इसमें भी देखो बेटा 3 कार्बन का गुच्छा आ रहा है, यानी कि ये भी आइसो होगा, लेकिन ये द्वितीयक कार्बन से मुक्त हो रहा है। इसको भी छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। फिर इसको देखो, ये तृतीयक कार्बन से मुक्त हो रही है संयोजकता, बाकी के कार्बन लगे हुए हैं। एक कार्बन पे 3 कार्बन जुड़ते हैं तो क्या बोलते हैं उसको बेटा, 3 डिग्री। तो तृतीयक कार्बन से छूटा हुआ है, तो यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा, टर्शरी पेंटेन। यहाँ तक आप लोगों में से किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ये आइसो है, ये टर्शरी है, नॉर्मल है, ये तो कोई भी बता देता, नॉर्मल, आइसो और टर्शरी। तो अब बाकी के बचे हुए का नाम लिखना है। तो बाकी के बचे हुए के लिए बेटा हम लोग पेंटिल की जगह अमाइल यूज़ करते हैं, ताकि हम लोग नाम डिफ्रेंशिएट कर पाएँ, अलग तरीके से लिख पाएँ, ठीक है। तो इसका नाम भी बेटा क्या होगा, सेकेंडरी अमाइल, और इसका नाम भी क्या होगा, सेकेंडरी अमाइल। लेकिन इन दोनों सेकेंडरी अमाइल में अंतर है। इन दोनों सेकेंडरी अमाइल में क्या अंतर है बेटा, यहाँ पर मैं देखूंगा तो ये वाला समूह, ये वाला समूह, और इस कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा है वो, और इस कार्बन से जो अगली क्रियात्मक समूह जुड़ने वाला है वो, मतलब इस कार्बन से जुड़े हुए सारे के सारे समूह कैसे हो रहे हैं बेटा, अलग अलग आ रहे हैं। मतलब ये भी अलग है, ये भी अलग है, इससे कार्बन जुड़ा है, हाइड्रोजन जुड़ा है, वो भी अलग है, और इससे जो अगला क्रियात्मक समूह जुड़ने वाला है वो भी अलग है। ऐसे कार्बन जिनसे चारों संयोजकताएं कैसी जुड़ती है बेटा, भिन्न जुड़ती है, वो कार्बन किरेल कार्बन कहलाते हैं। वो आगे चल के अपन समवर्तता वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, और उसको स्टार से डिनोट करते हैं बेटा, स्टार लगा देते हैं उसके ऊपर, ऐसे एस्ट्रिक का साइन लगा देते हैं, और उसको क्या लिख देते हैं बेटा, एक्टिव लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, एक्टिव। कैसा हो जाता है वो, एक्टिव हो जाता है, तो एक्टिव सेकेंडरी अमाइल। अब ये कैसा हो गया, सेकेंडरी अमाइल, ये कैसा हो गया, एक्टिव सेकेंडरी अमाइल। अच्छा, इसको सेकेंडरी क्यों बोला, इसको एक्टिव क्यों नहीं बोला, क्योंकि इस कार्बन से चारों संयोजकता भिन्न नहीं है। आप देखो ये वाली और ये वाली, दोनों की दोनों कैसे आ रही है, यहाँ पर भी CH2 CH3 लगा, यहाँ पर भी CH2 CH3, यानी कि दोनों सेम है। अगर चारों भिन्न होती तो एक्टिव की बात करते, बात समझ में आ गई। ये एक्टिव सेकेंडरी अमाइल हो गया, सेकेंडरी अमाइल हो गया, ठीक है ना। अब बात करते हैं इसकी। अब ये बेटा इसको देखो आप ध्यान से, इसमें ये आइसो समूह लगा हुआ है, यानी कि आइसो वर्ड तो आएगा, और ये द्वितीयक कार्बन से मुक्त है, यानी कि इसमें सेकेंडरी भी आएगा। तो बेटा इसमें आइसो भी आएगा, यहाँ लिखता हूँ इसका नाम, आइसो भी आएगा, इसमें सेकेंडरी भी आएगा, और इसको अमाइल की तरह यूज़ करते हैं, है ना, आइसो सेकेंडरी अमाइल। लेकिन आप इसमें देखोगे तो इस कार्बन से ये संयोजकता अलग है, ये संयोजकता अलग है, हाइड्रोजन अलग है, और क्रियात्मक समूह अलग जुड़ने वाला है, यानी कि यहाँ पर भी स्टार आएगा, और इसके आगे क्या लगा देते हैं बेटा, एक्टिव लगा देते हैं अपन। ये सिर्फ अमाइल वाले केस में लगाना है अपने को, एक्टिव आइसो सेकेंडरी अमाइल, ठीक है। फिर सबसे आखिरी वाला देखूंगा बेटा, तो आखिरी वाले में जब मैं यहाँ पर कुछ भी क्रियात्मक समूह लगाने जाऊँगा तो यहाँ पर ये वाली CH3 अलग है, ये CH2 CH3 अलग है, यहाँ पर जो भी लगेगा वो CH2G लगेगा, G मतलब क्रियात्मक समूह, और हाइड्रोजन अलग है। मतलब ये वाला कार्बन हमारे लिए कैसा आ रहा है बेटा, स्टार वाला कार्बन आ रहा है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, सीधे सीधे एक्टिव अमाइल। थोड़ा सा टिपिकल है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मजबूरी है, करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। थोड़ा सा टिपिकल तो है, मैं समझ सकता हूँ। देखो कितने अमाइल आए, 4 अमाइल आए बेटा, 1 2 3 और 4, 4 तो अमाइल आए। एक्टिव कितने हैं,
1, 2 और 3, 3 एक्टिव आए बेटा और 4 अमाइल आए। बाकी पेंटाइल तो आप, मेरे को पूर्ण रूप से विश्वास है आपके ऊपर, पेंटाइल तो आप कर लोगे, नॉर्मल, आइसो, सेकेंडरी, टर्शरी पेंटाइल, नियो पेंटाइल भी आप कर लोगे। दिक्कत आपको अमाइल वाले में आएगी। तो आपको पहचानना आना चाहिए बेटा कि जब भी द्वितीयक कार्बन से मुक्त हो रहा है तो सेकेंडरी वर्ड तो आएगा ही आएगा, चाहे वो आइसो वाला हो चाहे नॉर्मल वाले हो, दोनों में ही सेकेंडरी वर्ड तो आ ही रहा है। अगर आइसो वाला है तो आइसो सेकेंडरी आ रहा है, पीछे अमाइल लगाना है। जो पेंटाइल नहीं है वो अमाइल है। मतलब मैं आपको कैसे बताऊँ, ऐसे ही बता सकता हूँ, जो पेंटाइल नहीं है वो अमाइल है, जो अमाइल है वो पेंटाइल है, जो अमाइल नहीं है वो पेंटाइल है। ठीक है, 3 एक्टिव है, याद करने के तरीके यही है बेटा। 4 तो आपके अमाइल है, 3 आपके उसमें से एक्टिव है, बाकी तो पेंटाइल है। ठीक है ना, 4 अमाइल है, 3 उसमें से एक्टिव है। इस तरीके से आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखो क्वेश्चन कैसे आ सकता है, यहाँ पे मान लो मेरा क्लोरीन लगा दिया मैंने और उसने पूछ लिया सामान्य नाम बताओ, तो नाम क्या हो जाएगा, एक्टिव सेकेंडरी अमाइल क्लोराइड। यहां पे क्लोरीन लगा दिया, सेकेंडरी अमाइल क्लोराइड। मान लो यहां क्लोरीन लगा था, ठीक है, तो नाम क्या होता है, एक्टिव आइसो सेकेंडरी अमाइल क्लोराइड। तो अब मैं उसी चीज पे आने वाला हूं बेटा कि अगर भिन्न भिन्न क्रियात्मक समूह दिए हों और ऐसे क्रियात्मक समूह जो कार्बन ना रखते हो तो उस केस में सामान्य नामकरण कैसे करते हैं। जैसे अपन नॉर्मली आईयूपीएसी में अल्कोहल के लिए ऑल लगाते थे, है ना, थायोल्कोहल के लिए थायोल लगाते थे, अमीन के लिए अमीन लगाते थे। यहाँ पर थोड़ी सी बातें चेंज होंगी, तो वो अभी अपन सीख लेंगे। तब तक आप ये नोट डाउन करो पहले। चलो अब देखो बेटा, अपन ने 5 कार्बन तक सीख लिया है। ठीक है, 1 कार्बन हो तो एक तरीके से मूव कर सकते हैं, 2 हो तब भी एक तरीके से, 3 हो तब भी, 3 हो तो 2 तरीके से, और आपके 4 हो तो 4 तरीके से, 5 हो तो 8 तरीके से, है ना। 6 वाले को 18 तरीके से कर सकते हैं बेटा, है ना। इसलिए अपन वो पढ़ नहीं रहे, क्योंकि 18 तरीके से करेंगे तो अपनी मौत हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन जो बात करने वाले हैं, जहाँ से अपने क्वेश्चन आने वाले हैं, वो बात करते हैं अपन। सर अभी जो पढ़ा है उससे क्वेश्चन नहीं आएंगे। अरे ये तो इस्तेमाल होगा ही सही, साथ के साथ दूसरी चीज़ें भी इस्तेमाल होगी। उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा बेटा, एक टेबल बनानी पड़ेगी, क्रम संख्या, है ना। मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप क्रियात्मक समूह के लिए अब सामान्य नामकरण कर सकते हो, है ना। यहाँ पे आप क्रियात्मक समूह लिखोगे और उसके बाद आप लिखोगे यहाँ पे उनका सामान्य नामकरण। ठीक है, जैसे अगर मैं सबसे पहले बात करूं बेटा आरएक्स के लिए क्या लिखते हैं बेटा, आर के लिए अपन क्या लिखेंगे, अल्काइल। अब ये जो अल्काइल लिखा है ना, ये अल्काइल वो सब कुछ हो सकते हैं जो अभी तक मैं आपको पढ़ा चुका हूं। यानी कि मैथिल हो सकता है, एथिल हो सकता है, ये आइसोप्रोपिल हो सकता है, ये वो भी हो सकता है, एक्टिव अमाइल हो सकता है, ये सेकेंडरी अमाइल हो सकता है, ये एक्टिव सेकेंडरी अमाइल हो सकता है, और उन सबके पीछे क्या लगा देंगे हम, हैलाइड। तो आरएक्स का सामान्य नामकरण क्या हो जाएगा, अपने को समूह पहचानना है, समूह के पीछे क्या लगा देना है, हैलाइड लगा देना है। इसी तरीके से सेकंड नंबर पे आपका अल्कोहल है। ठीक है, अब अल्कोहल के लिए क्या लिखेंगे बेटा, पूरा नाम लिखते हैं, अल्काइल अल्कोहल, पूरा नाम लिखते हैं इस तरीके से, अल्काइल अल्कोहल, RSH है, अल्काइल थायो अल्कोहल, पूरा नाम लिखते हैं सामान्य नामकरण में, थायो अल्कोहल। फिर अमीन है, तो अमीन के लिए क्या लिखूंगा, अल्काइल अमीन। बस आपको देखना कहाँ से मुक्त हो रही है संयोजकता, कहाँ पे NH2 लगा हुआ है, पीछे अमीन लगा देना है, अल्काइल को पहचानना है। ठीक है, अभी क्वेश्चंस तो करेंगे ही हम लोग। जैसे ROR है, ये क्या है, ईथर है, और दोनों तरफ R है, दोनों तरफ सेम है, इसका मतलब ये कैसा है, डाई अल्काइल, और पीछे क्या लगा दूंगा, ईथर। जैसे मान लो RSR है, तो क्या लिखूंगा, डाई अल्काइल थायो ईथर। आप पोज करो और इसको नोट करो, मैं आगे की ओर बनाता हूँ टेबल। ठीक है ना, आप इसको पोज करके नोट कर सकते हो। ठीक है, सातवें नंबर पे बात करूं बेटा, तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ RSR की, यानी कि डाई अल्काइल थायो ईथर। तो हो गया बेटा, थायो ईथर हो गया। सेकेंडरी अमीन की बात करते हैं बेटा, है ना, बीच में NH आ गया, तो डाई अल्काइल अमीन। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पर वो आ गया 3 डिग्री वाला आ गया,
तो क्या हो जाएगा, ट्राई अल्काइल अमीन। ठीक है, मान लो कीटोन आ गया, हाँ आप बोलोगे कि कीटोन कार्बन रखने वाला क्रियात्मक समूह है, लेकिन ये बीच में आता है बेटा। मैं उन कार्बन रखने वाले क्रियात्मक समूह की बात कर रहा था जो टर्मिनल पे आते हो, एंड वाले पे आते हो, तो उनके लिए वो एसिड फॉर्म, ब्यूटाइल, वेलर, वो सब यूज करते हैं। इसके लिए क्या यूज करेंगे बेटा, सिंपली डाई अल्काइल कीटोन। अब ये तो वो थे जब समान समान आर लगे हों, तो डाई का शब्द प्रयोग कर लिया। मान लो जैसे आपके पास आर ओ आर डैश हो, दोनों तरफ अलग अलग हो, तो कुछ भी नहीं है। आपको पता है एक चीज चलती है भाई साहब, एक चीज क्या चलती है, अल्फाबेटिकल क्रम। इस आर में से जो अल्फाबेटिकली पहले आ रहा हो, जैसे मैथिल और एथिल आ गया भाई साहब, तो एथिल को पहले लिख दूंगा, फिर मैथिल को लिख दूंगा, और पीछे क्या चिपका दूंगा, ईथर। समझ गए होंगे। अब आप सारे लिखने की जरूरत नहीं है मुझे, जैसे एक और लिख देता हूँ, आर एन आर डैश आर डबल डैश, है ना, तीनों आर अलग हो, तो क्या लिखूंगा, अल्काइल, अल्काइल डैश, अल्काइल डबल डैश, और क्या लिखूंगा, अमीन। ये इसका सामान्य नामकरण हो जाएगा। बस आपको अल्काइल, अल्काइल डैश, अल्काइल डबल डैश में से देखना है अल्फाबेटिकली कौन आ रहा है, ठीक है, उस हिसाब से इसका नामकरण हो जाएगा। बात समझ में आ रही। बाकी अपन प्रैक्टिस करते हैं बेटा, प्रैक्टिस के ऊपर सारे का सारा खेल डिपेंड है, ठीक है। तो आप यहाँ तक पोस्ट करके नोट डाउन करो, ठीक है, और मैं अब एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। सारा खेल प्रैक्टिस का है बेटा, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी हमें वो सारे के सारे याद हो जाएंगे। जैसे अगर एग्जांपल्स की बात करूं तो पहला एग्जांपल लिख रहा हूं यहाँ पे CH3Cl, है ना। CH3Cl का नाम मैं लिख देता हूं, चलो, या चलो आप पहले मैं 2-3 एग्जांपल लिख देता हूं, उसके बाद आप लोग बताना कि कौन सा वाला जो हार्ड होगा थोड़ा बहुत वो वाला मैं कर दूंगा। सिंपल सिंपल से एग्जाम्पल है, मैं इसमें मिक्सिंग में दे रहा हूँ बेटा, ताकि आपके अल्काइल हैलाइड अल्कोहल, आपने को तो डिफरेंट डिफरेंट अल्काइल समूह देखने हैं। अपन मिक्सिंग में सवाल कर लेते हैं, अल्कोहल, अल्काइल हैलाइड, थायो अल्कोहल, अमीन वाले सब मिक्स में कर दूंगा मैं, ठीक है ना, मिक्स में सवाल करेंगे अपन लोग। ट्राई करते रहो आप, एक बार खुद से एफर्ट डालो, ठीक है ना, नहीं होगा तो फिर मैं तो बताऊंगा इसी। किस किस रूप में सवाल आ सकते हैं, मैं वो सारे रूप लिख रहा हूं यहाँ पे। आठ सवाल लिखे बेटा, ठीक है। मैं थर्ड वाला आपको लिख के बता रहा हूँ एक बार खुद से अपने आप से, फिर पोस्ट करने के लिए बोलूँगा, फिर आप ट्राई कर लेना, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इस पूरे समूह, अब नामकरण में इसमें जो सामान्य नामकरण है इसमें कोई अंकन वंकन तो देते नहीं अपन, अपने को सीधे क्या देखना है, क्या समूह लगा हुआ है, क्रियात्मक समूह, और कौन सा अल्किल समूह लगा हुआ है। तो यहाँ पे अल्किल समूह कौन सा लगा है बेटा, आइसोप्रोपिल समूह लगा हुआ है, 3 कार्बन का है, बीच वाले से संयोजकता मुक्त है, तो इसको क्या बोलूँगा बेटा, इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपिल, और पीछे क्या लगा दूंगा बेटा, क्लोराइड। जैसे मैंने आपको सिखाया था अल्काइल हैलाइड, तो आइसोप्रोपिल क्लोराइड। वैसे अब आप सारे के सारे ट्राई कर सकते हो। अल्कोहल आ जाएगा तो पीछे अल्कोहल लिख दूंगा, थायो अल्कोहल आ जाएगा तो थायो अल्कोहल लिख दूंगा, अमीन आ जाएगा तो अमीन लिख दूंगा। पोज करो, ट्राई करो। सबसे पहला आपने क्या होगा बेटा, तो ये आपका एल्किल समूह है, क्या नाम हो जाएगा इस एल्किल समूह का, मैथिल, और पीछे क्या लगा हुआ बेटा, क्लोराइड लगा हुआ है, तो मैथिल क्लोराइड इसका सामान्य नामकरण हो गया। इस तरीके से यहाँ देखूंगा तो ये पूरा का पूरा आपका क्या है, एल्किल समूह है, तो नाम क्या हो जाएगा बेटा, एथिल, और पीछे क्या लगा हुआ है, क्लोराइड लगा हुआ है, तो एथिल क्लोराइड इसका नाम हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 कार्बन का यहाँ पे एल्किल समूह लगा हुआ है, तो और 5 कार्बन का एल्किल समूह, तो 5 कार्बन को मैं कितनी तरीके से लिख सकता था, 8 तरीके से लिख सकता था। उस 8 में से एक रूप ये लिखा हुआ है, ये कौन सा रूप लिखा हुआ है बेटा, नॉर्मल पेंटिल वाला रूप लिखा हुआ है, तो ये नॉर्मल पेंटिल क्लोराइड हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा इसका, नॉर्मल पेंटिल क्लोराइड नाम हो जाएगा। फिर फिफ्थ वाला आपने ट्राई किया होगा बेटा, तो फिफ्थ वाले में आप देखो ये 4 कार्बन का एल्किल समूह लगा हुआ है, जिसमें
द्वितीय कार्बन से संयोजकता मुक्त है, उस पर क्रियात्मक समूह लगा हुआ है, यानी कि द्वितीय कार्बन से होता है तो वो सेकेंडरी ब्यूटाइल होता है। तो सेकेंडरी ब्यूटाइल लिखूंगा पहले, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल के बाद किसकी बात चल रही है, क्लोराइड की बात चल रही है, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड इसका नाम हो जाएगा, एल्किल हैलाइड। तो ये एल्किल हो गया, ये हैलाइड हो गया, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। बात समझ में आ रही है। फिर यहाँ पे देखूंगा ये पूरा का पूरा एल्किल समूह है। अब अगर आपको ये पहचानना नहीं आया तो आपसे नहीं होगा सवाल यार, सिंपल सी बात है। सबसे पहले देखो कितने कार्बन का समूह है, 5 कार्बन का है, और 5 कार्बन का है यानी कि 5 कार्बन वाले को 8 तरीके से लिख सकते थे हम, उनमें से कोई एक ही है। और ये कौन सा है, इसमें आइसो भी आ रहा है, और ये द्वितीय कार्बन से फ्री यानी कि सेकेंडरी भी है, यानी कि वो वाला है ये, हाँ वही एक्टिव आइसो सेकेंडरी अमाइल। 4 अमाइल होते थे, 3 एक्टिव होते थे, उसमें से एक रूप है एक्टिव आइसो सेकेंडरी अमाइल। और पीछे क्या लिख दूंगा बेटा, अल्कोहल। सिंपल है कि नहीं है। अब आपको थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आने लगा होगा कि हाँ भाई यार अल्काइल समूह पहचानना है और पीछे क्रियात्मक समूह का नाम लिख देना है ना। अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आने लगा होगा कि हाँ भाई ये इतनी सारी रामायण इसने क्यों पढ़ाई थी, इतने सारे अल्काइल मूलक क्यों पढ़ाए थे, वो चीज़ें आपको क्लियर होने लग गई होगी। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये 5 कार्बन का सेट है बेटा, और 5 कार्बन को 8 तरीके से लिख सकते हैं, उनमें से कोई एक रूप है ये। और कौन सा वाला है ये, सेकेंडरी वाला ही है। और सेकेंडरी वाला कौन सा, एक्टिव वाला है या बिना एक्टिव वाला है, बिना एक्टिव वाला है, क्योंकि दोनों के दोनों कैसे आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो बिना एक्टिव वाले को सेकेंडरी और उसके पीछे अमाइल लिखते थे, और यहाँ पर SH लगा हुआ है तो उसके लिए क्या लिखूंगा बेटा, थायो अल्कोहल, सेकेंडरी अमाइल थायो अल्कोहल। फिर इसकी बात करें, ये भी वही 5 कार्बन वाला है बेटा, 5 कार्बन के लिए ये नियो वाला है, तो नाम क्या हो जाएगा, नियो पेंटिल, और पीछे क्या नाम लग जाएगा बेटा, एमीन, नियो पेंटिल एमीन, इसका सामान्य नाम हो जाएगा। और अगर IUPAC नामकरण करना है तो मुख्य कार्बन श्रृंखला चुनो, अंकन करो। देखो क्या होगा, जब आप सामान्य नामकरण पढ़ रहे होंगे ना, तो आपके दिमाग में IUPAC नामकरण मिटना नहीं चाहिए। IUPAC नामकरण सिस्टमेटिक तरीके से था, मुख्य कार्बन श्रृंखला चुनना और अंकन करना। IUPAC नामकरण में वो चलता था। सामान्य नामकरण में क्या चलता है, एल्किल समूह और क्रियात्मक समूह। एल्किल को अलग लिख दो, क्रियात्मक समूह को अलग लिख दो, दोनों को साथ में लिख दोगे तो क्या नाम आ जाएगा, आपका सामान्य नामकरण आ जाएगा। एल्किल समूह पहचान में आने चाहिए, और क्रियात्मक समूह का नाम तो पूरा पूरा ही लिख देते हैं। अल्कोहल का अल्कोहल लिख दिया, थायो अल्कोहल का थायो अल्कोहल लिख दिया, एमीन का एमीन लिख दिया। बात समझ में आ रही है। तो ये 8 एग्जाम्पल अभी मैंने कराए, और थोड़े से एग्जाम्पल मैं कराता हूँ, आप यहाँ पे नोट डाउन करो पहले, ठीक है बेटा। तो ये 8 एग्जाम्पल कराए मैंने आपको, ठीक है। अब और एग्जाम्पल्स लिख रहा हूँ मैंने यहाँ पे, मैं फिर कह रहा हूँ कि ये चीज़ बिना प्रैक्टिस के नहीं आएगी बेटा, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज़्यादा आएगी, ठीक है। 9 नंबर पे मैं आपको और सवाल दे रहा हूँ। ट्राई करते रहो, आपको खुद को ट्राई करना है अब, ठीक है ना। अब कोई हार्ड नहीं है आपके लिए, आपको समझ में आ गई होगी चीज़ें, सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं। एक बार के लिए हार्ड लगती है, फिर नहीं लगती है। ठीक है, सिंपल सिंपल सा आइटम है। हाँ भाई, पोस्ट करके 9 से 12 तक ट्राई किया होगा आपने, पोस्ट कर लो, 9 से 12 तक ट्राई करो। 9 वाला ट्राई किया होगा बेटा, 9 वाले में आपने ये समूह देखा होगा, ये 4 कार्बन का है और ये टर्शरी ब्यूटिल नाम है इसका। और टर्शरी ब्यूटिल के पीछे आप क्या लगा दोगे बेटा, सिंपली थायो अल्कोहल, टर्शरी ब्यूटिल थायो अल्कोहल। फिर यहाँ पे आपने देखा होगा ये भी कैसा है बेटा, टर्शरी ब्यूटिल है, इसके पीछे भी आप क्या लगा दोगे, टर्शरी ब्यूटिल, और पीछे लगा दोगे अल्कोहल, क्योंकि अल्कोहल क्रियात्मक समूह लगा हुआ है।
फिर आपने देखा होगा यहाँ पे ये कितने कार्बन का है, 1 2 3 4 5 कार्बन का है बेटा। तो 5 कार्बन के लिए आप क्या लगाओगे, 5 कार्बन के लिए आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे मछली जैसी फिन आ रही है पीछे, मैंने आपको पहले भी बताया था। ये आइसो समूह है बेटा, 5 कार्बन का आइसो समूह, इसको क्या बोलेंगे बेटा, आइसो पेंटिल, और पीछे लगा दोगे आप अल्कोहल, ठीक है, आइसोपेंटिल अल्कोहल। फिर 12 नंबर पे बेटा आपने देखा होगा ये कौन सा समूह है बेटा, विनाइल समूह है। इसको क्या बोलूँगा बेटा मैं, विनाइल क्लोराइड। विनाइल समूह से क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, विनाइल क्लोराइड, ठीक है। अभी एक सेट और लेंगे, है ना, एक सेट और एग्जाम्पल्स का लेंगे, फिर इसको लेक्चर्स को, इस लेक्चर को ख़त्म करेंगे बेटा, फिर अगले लेक्चर में और एग्जाम्पल्स लेंगे। क्योंकि क्या होगा ना, फिर एक ही लेक्चर में ज़्यादा एग्जाम्पल ले लूँगा, ज़्यादा टफ हो जाएगा आपके लिए, लंबा हो जाएगा लेक्चर, ठीक है। 13 से 16 आप पोज करके ट्राई करो, 13 से 16 तो आपने ट्राई किया होगा बेटा। तो इसका नाम क्या आएगा निकल के, विनाइल। भाई सीधे द्विबंध वाले कार्बन से OH जुड़ा हुआ है तो विनाइल अल्कोहल इसका नाम है, ठीक है। फिर आपने इसको किया होगा तो इसका नाम क्या है बेटा, विनाइल अमीन इसका नाम आएगा। अब तो सिंपल लग रहा होगा। फिर इसका नाम देखो, त्रिबंध से जुड़ा हुआ क्लोरीन है तो इसका नाम क्या आएगा, एसिटिलीन। ये तो अपने एल्किल समूह का नाम लिख दिया, और पीछे क्या नाम लिखोगे, क्लोराइड, क्योंकि एसिटिलीन क्लोराइड क्लोरीन वाली बात थी यहाँ पे। फिर यहाँ पर इसको क्या बोलते थे, याद करो, इसको बोलते थे प्रोपारजिल। तो इसको क्या लिखूंगा, प्रोपारजिल। प्रोपारजिल के बाद क्या लगा दूंगा बेटा, अल्कोहल, प्रोपारजिल अल्कोहल इसका नाम हो जाएगा। फिर 17 से 20 तक आपने पोस्ट करके ट्राई किया होगा बेटा, 17 से 20 पोस्ट करो। पोस्ट क्या होगा बेटा, तो यहाँ पर ये प्रोपारजिल नहीं है, ये क्या है बेटा, प्रोपाइनाइल है। तो प्रोपाइनाइल, और पीछे क्या लगा हुआ है बेटा, अमीन, तो प्रोपाइनाइल अमीन हो गया, ठीक है। ये पूरा का पूरा क्या है, एरिल है बेटा, एरिल, है ना। मैंने आपको बताया था जब बेंजीन से सीधे क्लोरीन जुड़ा हो तो उसको एरिल बोलेंगे, कोई भी क्रियात्मक समूह जुड़ा हो तो एरिल बोलेंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, एरिल क्लोराइड, ठीक है, इसको एरिल क्लोराइड बोलेंगे। ये भी एरिल है बेटा, तो इसको एरिल अल्कोहल बोल सकते हैं। लेकिन इसका एक और नाम बहुत फेमस है बेटा, वो क्या है, फिनॉल। फिनॉल भी बिल्कुल सामान्य नामकरण की तरह चलता है, इसको फिनॉल भी बोलते हैं। फिर इसकी बात करें बेटा तो ये भी एरिल है, तो इसको क्या बोल सकते थे, एरिल अमीन, है ना। एरिल अमीन में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसका एक और नाम फेमस है बेटा जो ज़्यादा चलता है, वो क्या है, एनिलीन, है ना। इसको क्या बोलते हैं, एनिलीन। आओ कुछ एग्जाम्पल्स और करते हैं बेटा, ठीक है, इधर की तरफ और एग्जाम्पल्स करते हैं थोड़े से। अब आपकी बार आप खुद ट्राई करोगे, ठीक है ना यार। इक्कीस से 24 तक बेटा पोस्ट करके ट्राई करो, 21 से 24। तो यहाँ पर ये वाला समूह आपने देखा होगा बेटा, ये किसकी तरह दिख रहा है आपको, द्विबंध से जुड़े अल्फा कार्बन से हमारा क्रियात्मक समूह लगा हुआ है, यानी कि ये तो एलिल है, ठीक है ना। एरिल नहीं है बेटा, एलाइल, है ना। विनाइल के बाद एलिल पढ़ाया था मैंने आपको, तो एलिल है। एलिल के पीछे क्या लगा दूंगा बेटा, क्लोराइड लगा दूंगा, क्योंकि क्रियात्मक समूह कौन सा लगा है, क्लोरीन। फिर यहाँ पे देखूंगा तो ये भी एलिल है, लेकिन अब की बार क्रियात्मक समूह कौन सा लगा हुआ है, अल्कोहल लगा हुआ है बेटा, तो एलिल अल्कोहल लिख दूंगा। फिर यहाँ पर देखूंगा तो ये वाला समूह कौन सा है बेटा, मैंने बोला था बेंजीन से अल्फा कार्बन से अगर जुड़ा हुआ है क्लोरीन तो ये बोलेंगे बेंजाइल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, बेंजाइल। और पीछे क्या लगा हुआ है, क्लोराइड, तो बेंजाइल क्लोराइड इसका नाम हो जाएगा।
फिर इसका नाम क्या होगा बेटा, बेंजाइल। हमें अल्काइल समूह का नाम लिखना है, सिंपल सी बात है, और उसके पीछे जो क्रियात्मक समूह लगा हुआ है उसका नाम लिखना है। मैं मिक्स में सवाल आपको इसीलिए करा रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाए। सिंपली सी बात है कि अल्काइल और पीछे क्या है, क्रियात्मक समूह का नाम। एल्काइल अगर हैलाइड है तो हैलाइड, अल्काइल अल्कोहल है तो अल्कोहल, उस तरीके से। फिर यहाँ पे 25 नंबर की बात कर, 25-26 एक बार ट्राई करो खुद से। तो 25 नंबर की बात करें बेटा, तो यहाँ पे इसको क्या बोला था मैंने, बेंजल। तो इसके लिए क्या लिखूंगा, बेंजल, और 2-2 क्लोरीन लगे हुए हैं तो बेंजल डाइहैलाइड। इसके लिए क्या बोलूँगा बेटा, बेंजल, 2-2 अल्कोहल लगे हुए हैं इसलिए बेंजल डाई अल्कोहल। हाँ, समझ में आती है। नेक्स्ट क्लास में बेटा हम लोग और ज़्यादा एग्जांपल्स करेंगे। जो बचे हुए हमारे क्रियात्मक समूह जैसे ईथर है, थायोईथर है, एमीन है, ठीक है ना, 3 डिग्री वाला अमीन है, कीटोन है, उसके ऊपर अपन एग्जांपल्स करेंगे। और कार्बन रखने वाले क्रियात्मक समूह के लिए कैसे सामान्य नामकरण किया जाता है वो भी करेंगे, ठीक है। सारा खेल इसमें किसका है बेटा, प्रैक्टिस का। इसको देख के ऐसा घबराना नहीं है, केवल प्रैक्टिस की बात है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ईजी लगेगा आपको, ठीक है। और IUPAC नामकरण भूलना नहीं है, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।